कि जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर ले तब तक अपने मन में कोई किसी भी प्रकार का भटकाव मत लाइएगा। चाहे ये न्यूज़पेपर में आया हो या करंट अफेयर्स की मैगजीन में आया हो। और इसमें मैंने क्या था कि हर सेगमेंट की अलग अलग कॉपी बना ली थी। ये मेरे पापा जी हैं, हालांकि अब हमारे बीच नहीं है, पर मेरा जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 का सिलेक्शन है मैं उन्हें ही श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करती हूँ और मैं इनसे बहुत प्यार भी करती हूँ। और साथ ही ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे भैया भाभी के लिए है, जो मेरे लिए इस दुनिया में ईश्वर के समान है और मुझे लगता है कि मेरी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की है, बिकॉज आई लव माई फैमिली अलॉट। पूरा इतिहास की मेरी किताबों का सेगमेंट है। रिजल्ट देखते ही सबसे पहले चिल्लाई, दीदी आप एसडीएम बन गई। तो वो खुशी, मतलब हम दोनों एक दूसरे के गले लग के उस समय रो दिए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ है रितु रानी मैम, जो कि अभी हाल ही में 2019 का यूपी पीसीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। मैम 34वीं रैंक के साथ एसडीएम पद के लिए चयनित हुए हैं। तो मैम की जर्नी जानेंगे कि उनकी जर्नी किस तरीके से रही है, क्योंकि मैम मुखर्जी नगर के साथ में जो नेहरू विहार पड़ता है वहाँ रहकर अपनी प्रिपरेशन कर रही थी और अभी मैम फ़िलहाल अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ मैम को खाली करना पड़ रहा है और हम लकी हैं कि काफ़ी अच्छे टाइम पर मैम के पास आ गए, जिससे मैम की स्टडी का क्या सिस्टम बना रखा था या फिर किस तरीके से उन्होंने रूम को मेंटेन कर रखा था, तो इसको भी वीडियो में इसमें दिखाएंगे। साथ में मैम के नोट्स भी शेयर करेंगे कि मैम ने कैसे नोट्स बनाए थे और मैम की स्ट्रेटजी क्या रही, और साथ में जो मोटिवेशन मेन होता है कि मैम को मोटिवेशन कहाँ से मिला और किस तरीके से एक गर्ल्स एस्पिरेंट को एज अ एसडीएम के पद पर चयनित होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रितु रानी है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है, जिसमें मेरा 34वां स्थान है। मेरा माध्यम हिंदी है और मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास है। इससे पहले मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि ये क्या बुक चिट वगैरह चिपका रखी है मैंने मेरे रूम में। ये देखिए, जैसे ये एसडीजी लक्ष्य है, आई थिंक कि हर स्टूडेंट के मतलब ये बुक सेल्फ के सामने होने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है 2019 की परीक्षा में गवर्नमेंट इससे रिलेटेड आयोग ने प्रश्न भी पूछा था। इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है कि हाई कोर्ट का क्या डाटा है, ये हमारी आंसर राइटिंग में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाकी तो ये छोटे छोटे से फैक्ट और भी है, जैसे खाद्यान्न उत्पादन में, चावल में, गेहूं में जो चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही होती है, उन चीज़ों को मैं लिख के या किसी ना किसी माध्यम से याद कर लेती हूँ। ये उसीलिए मैंने चिपकाए हुए हैं। बाकी ये आप सामने देख ही रहे होंगे, मेरा टारगेट है जिसमें मैं एसडीएम को अचीव कर चुकी हूँ और ये होपफुली मेरे दोस्तों ने इसे काट दिया है कि ताकि मैं अगला टारगेट अचीव कर सकूं। जी, और बाकी तो ये जितना भी डाटा है आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लिखा हुआ है। और आप सबको भी मैं कहना चाहूँगी कि जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर ले तब तक अपने मन में कोई किसी भी प्रकार का भटकाव मत लाइएगा। जो भी आपका लक्ष्य है, देखिए मैंने अपना टारगेट भी उसी समय लिखा था और इसे मैंने अचीव भी कर लिया है। और बाकी तो ये मेरा पूरा का पूरा समयबद्ध जो भी मैं अपना पूरा फॉलो करती थी टाइम टेबल, वो टाइम टेबल है मेरा। जैसे मैं सुबह उठती थी और जो भी मेरे फैक्ट है, जैसे घटना चक्र में मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है या किसी किताब में मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि ये डे बाय डे डेली रिवाइज करना चाहिए, उसे मैं यहाँ पर अपना चिपका लेती थी या अपनी एक छोटी सी डायरी बना के रखती हूँ, उसमें अपना सारी चीज़ें नोट कर लेती हूँ। बाकी तो आपको पता ही है स्टूडेंट लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है मैपिंग हमारी, और मैपिंग जीएस में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान रखिएगा, अगर जीएस में मार्क्स क्रैक करने हैं तो आंसर राइटिंग के साथ साथ मैपिंग के भी ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। और फिर पीटी में भी इसकी भूमिका होती है, मेंस में भी और बाकी इंटरव्यू में भी। और ये मेरे पापा की फ़ोटो है मेरे साथ। जो मेरा ये सिलेक्शन है, मैं अपने पिताजी को ही श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करती हूँ। हालांकि वो मेरे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। बाकी ये तो भारत का मैप ही है, आप सभी इससे परिचित होंगे। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपनी बुक्स के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो वैकल्पिक विषय है वो इतिहास है। तो ये मेरा पूरा इतिहास की मेरी किताबों का सेगमेंट है। हालांकि इसमें कुछ किताबें इधर भी हैं और कुछ पैक भी हो चुकी है, चूँकि मेरी पैकिंग चल रही है। और ये मेरा पूरा का पूरा ऑप्शनल का ही है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का है। इसमें मेरे नोट्स भी हैं, जो मैंने नोट्स पढ़े भी हैं और जो मैंने आप लोगों को पहले बताए भी है कि मैंने मतलब इन्हीं नोट्स को मैंने मतलब रीड किया है मैक्सिमम टाइम। आप देखेंगे जिस तरीके से, हाँ नोट्स को बाद में दिखा देंगे। ठीक है।
और बाकी ये मेरी प्रीलिम्स के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट किताबें हैं वो सारी किताबें यहाँ पर हैं, और ये हिंदी के लिए और एथिक्स के लिए, और बाकी वो पूरा का पूरा सेगमेंट नीचे वाला वो आंसर राइटिंग का सेगमेंट है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग पे मैं फोकस करती थी। और बाकी चूँकि ज़्यादा व्यवस्थित नहीं है भाई स्टूडेंट लाइफ में, चूँकि मेरा आज यहाँ से पैकिंग हो रही है तो इसलिए सारा ऐसे फैला हुआ है। और बाकी तो ऊपर क्योंकि मुझे रामायण गीता ये थोड़ा पढ़ने का शौक है तो ये रखी हुई है, और ये मेरा छोटा सा मंदिर है जहाँ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है मेरे गांव के ही प्राइमरी स्कूल से हुई, जिसमें मैंने कक्षा 5 तक की अपनी पढ़ाई पूरी की। कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे ब्लॉक का ही एक स्कूल है, सरकारी स्कूल आर्य कन्या इंटर कॉलेज चरथावल, वहां से मैंने कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद महाराजा अग्रसेन कन्या महाविद्यालय से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद रामरती पॉलिटेक्निक से मैंने A लेवल में एडमिशन लिया। हालांकि कुछ दिन बाद ही, मतलब 1 साल मैंने उसका पूरा किया था, उसके बाद ही मेरा मेट का एंट्रेंस दिया। मेरा MBA में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज देहरादून से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया है। MBA करते करते 3rd सेमेस्टर में मेरा सीज फायर इंडस्ट्री लिमिटेड में एज ए असिस्टेंट HR मैनेजर के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया था, और मैंने कुछ साल जॉब भी की है। हालांकि उसके बाद जॉब क्विट करने के बाद मैं स्टडी की सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आ गई, और मैंने तैयारी करते करते ही मैंने अपना B.Ed भी कंप्लीट किया है। ओके, हाँ जी। सो मैम जैसे कि IAS, SDM, IPS वगैरह बहुत बड़े पद हो जाते हैं मैम। खास तौर पर अगर गर्ल्स को देखें तो प्रिपरेशन करने में काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो वो आपको मोटिवेशन सपोर्ट कहाँ से मिला? अगर मैं बात करूं मोटिवेशन की, चूंकि मैं एक ऐसे परिवेश और एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती हूं जहां पर गर्ल्स एजुकेशन को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, तो हमेशा से मुझे मतलब एक जिजीवी सा मेरे अंदर रहती थी कि मतलब कुछ परिवर्तन करना है, कुछ डिफरेंस करना है। जैसा मेरा नाम भी है ऋतु, तो ना उसका भी अर्थ होता है मतलब मौसम हमेशा बदलता रहता है, तो मतलब परिवर्तन करना अपने नाम के अनुसार। तो हमेशा से बचपन से मेरी इच्छा थी कि मुझे पढ़ना है। हालांकि स्टार्टिंग में काफ़ी चुनौतियाँ आई, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा, जो मोटिवेशन जो मुझे मिला, वो मेरे फादर से मिला, मेरी दादी जी से मिला और मेरी मदर से। इसके अलावा वर्तमान में जो मेरे भैया भाभी हैं उनसे मुझे, मैं तो ये कहूँगी कि जो मेरे भैया भाभी हैं इस समय, वो मेरे लिए इस धरती पे ईश्वर तुल्य हैं, और शायद जैसा परिवार मुझे मिला है ऐसा किसी ही लड़की को मिलता होगा, और मेरी फैमिली ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का सोर्स है। ओके, सो मैम अगर फैमिली में सोर्स देखा जाए, आपने जैसे कि बताया मोटिवेशन का सोर्स है, तो किस तरीके से इन्होंने आपको सपोर्ट किया अगर स्टडी में देखा जाए? सबसे पहले मैं अपनी दादी जी की बात करती हूँ। जब हमने स्टार्टिंग में अपनी एजुकेशन प्रारंभ ही की थी, तो हमारे गांव में क्या था कि 12th के बाद जनरली गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता था, तो गर्ल्स को उस समय पढ़ाने के लिए मेरी दादी जी, मेरी मम्मी, ये लोग आगे आई, मतलब उस समय अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद मेरे फादर ने और मेरे भाइयों ने काफ़ी कोऑपरेट किया इन्हें, और मैं और मेरी बहनें मतलब हमारे गाँव में पहली ऐसी लड़की होंगी जिन्होंने मतलब रेगुलर अपनी पढ़ाई पूरी की है। हाँ जी, फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके बाद ही मेरे भैया ने, जब तक मेरे फादर रहे तब तक तो पूरी फैमिली ने कोऑपरेट किया, लेकिन 2017 में जब मैंने अपने पिताजी को खो दिया, उसके बाद मेरे जो भैया भाभी हैं, मेरे दोनों भाई बहुत अच्छे हैं और मेरी भाभी भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मैं ये कहूँगी कि कभी मुझे बेटी बहन की तरह नहीं या ननंद की तरह नहीं, बल्कि बेटी की तरह माना है जी। ओके जी, बहुत आप लकी हो कि आपको इस तरीके का फैमिली मिली। ओके मैम, सो अगर हम बात करें जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग्स थे मैम जब अचानक से मालूम चला कि मैं एज अ SDM पद के लिए चयनित हो गए? That was like wow। एक्चुअली मैं और मेरी रूममेट पूनम, हम दोनों पूरे दिन से वेट कर रहे थे, और मेरी पूरी फैमिली भी मेरे गांव में, कि रिजल्ट आने वाला है। और हम लोग पूरे दिन सरप्राइजिंगली कि अब आ जाएगा, क्योंकि एक होता है ना जिस दिन, उस दिन पूरा थोड़ा लगता रहता है कि यार अब आने वाला है, अब आने वाला है। तो किसी ने फेसबुक पे लिख दिया कि 12 बजे आने वाला है, तो जो धक धक टाइप है वो होने लगा था। लेकिन जब 7 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो मेरी रूममेट ने ही मेरा रिजल्ट देखा था सबसे पहले। वो रिजल्ट देखते ही सबसे पहले चिल्लाई, दीदी आप SDM बन गई। तो वो खुशी, मतलब हम दोनों एक दूसरे के गले लग के उस समय रो दिए थे, और मेरे हाथ कांप रहे थे खुशी के मारे। मैं अपने घर पे फोन नहीं मिला पा रही थी, मेरे रूममेट ने मेरे घर फोन मिलाया। फिर जब घर पे बात किया तो घर वाले एकदम लाइक बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे भाई ने तुरंत पूरे गांव में मतलब मिठाई बांटी, और पूरे गांव में मतलब सबको बताया। और मेरे सारे दोस्तों ने मतलब मिल के सेलिब्रेट किया। मेरे सारे दोस्त कुछ वजीराबाद रहते हैं, कुछ गांधी विहार रहते हैं, जितने नेहरू विहार रहते हैं, सब लोग मेरे रूम पे आए, और मुझे लगता है पूरी रात सेलिब्रेशन चलता रहा, और हम लोग पूरी रात नहीं सोए। एक विद्यार्थी के जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है। सो मैम अगर हम बात करें परसेप्शन
लोगों की, जब आप एज SDM बन गए हो, तो अब आप जब कहीं जाते होगे या फिर अपने गांव जाते होगे तो लोग आपको किस तरीके से बिहेव करते हैं कि हाँ SDM आ गए हैं, किस तरीके से मतलब अपने सजेशन लेते होंगे ऐसा XYZ? हाँ, मतलब जैसे समाज के पास एक्चुअली दोनों परिस्थितियों के लिए धारणा भी रहती है और उत्तर भी रहते हैं। Right. जब हम सिलेक्ट होते हैं वो हमें तब किस तरीके से देखते हैं, और जब हम सिलेक्ट नहीं होते हैं तब हम किस तरीके से देखते हैं, हमें किस तरीके से देखते हैं। मैं बात करूँ, चूंकि 17 फरवरी को रिजल्ट आया था, अगर 17 फरवरी से पहले और बाद की बात करूँ, मैं अपने घर गई थी इंटरव्यू देने के बाद, और मेरा BEO का निगेटिव रिजल्ट भी आया था उसी समय। 29 को मेरा इंटरव्यू था, 29 जनवरी को, 30 जनवरी को BEO का निगेटिव रिजल्ट आया था। तो काफ़ी डिमोटिवेट थी मैं, अपने घर गई, भाइयों ने मेरा काफ़ी मुझे समझाया कि कुछ नहीं, तुम अंतिम रूप से चयन हो जाओगी, परेशान मत हो, तुम आगे अपनी पढ़ाई करती रहो। तो जब मैं वहाँ से दिल्ली के लिए वापस आ रही थी, तब गाँव वालों का वही परसेप्शन था कि देखो कुछ करेगी तो नहीं, है ना, फिर से चल दिया बैग उठा के। लेकिन वही लोग थे, जब 17 तारीख को रिजल्ट आ गया तो मेरे घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। right. और जब मैं घर पहुंची तो पूरे ढोल नगाड़े बजा के मेरा स्वागत किया गया। तो मैं यही कहूंगी कि समाज के पास दोनों परिस्थितियों के लिए उत्तर होता है। अगर आप सफल हो जाएंगे तो वो आपकी पीठ थपथपाने के लिए आ जाएंगे कि हमें पता था कि ये कुछ करेगा। और अगर आप असफल हो जाते तो हमें कहेंगे कि हमें तो पहले पता था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा नालायक यही है। right. तो मतलब किसी की नहीं सुननी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य है और आप चाहते हैं कि आपको पाना है, तो फिर मतलब बस उसके लिए लगे रहिए, कंटिन्यू, निरंतर अगर आप प्रयास करें तो अंतिम रूप से सफलता जरूर मिलेगी। जी, ओके मैम। सो अगर हम बात करें जो गर्ल्स एस्पिरेंट है खास तौर पे, क्योंकि गर्ल्स एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं घर से बाहर या बड़े शहर में नहीं जाने दिया जाता है प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनके फैमिली या उनके पेरेंट्स को आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आजकल गर्ल्स कहीं ना कहीं सबसे अच्छे पोस्ट पर आगे जा रही हैं। मैं तो ये कहूँगी कि कभी भी अपनी लड़कियों को पढ़ने से मत रोकिए, उन्हें आगे बढ़ने से मत रोकिए। जो एक कम उम्र में जो शादी कर दी जाती है या उनके सपनों को बांध दिया जाता है, उनके पैरों में जो बेड़ियाँ बांध दी जाती है, वो पैरों में बेड़ियाँ मत बांधिए। यहाँ पर मैं एक दो लाइन के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगी। ये अबला का तमगा अपने पास ही रखो, ये चूड़ी ये बिंदी श्रृंगार है मेरा, ये कड़छी ये कलम हथियार है मेरा, किसे कब कहाँ और कैसे यूज करना है ये अधिकार है मेरा। ये तो हमें संविधान में भी मिला है। और मतलब मुझे लगता है कि हर लड़की को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, पढ़ने का, आगे बढ़ने का, अपने सपने जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और सभी फैमिली को, सभी माता पिता को उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, और साथ ही साथ समाज को भी, माता पिता से ज़्यादा समाज को। राइट जी, ओके। सो मैम, जो गर्ल्स एस्पिरेंट हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं खुद से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ वो बाहर जाकर प्रिपरेशन कर सकती हैं। मैं तो यही कहूँगी कि सपने देखिए, बाहर निकलिए और अपने सपनों को पूरा करिए। और कभी ये हार मत मानना। पहली एक ही लाइन है मेरे जीवन का, एक ध्येय वाक्य है, हार मत मानना। समय कितना भी लग जाए, लेकिन अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो एक दिन मतलब सफलता थोड़ी लेट सही लेकिन मिलेगी जरूर। तो इसलिए बाहर जरूर निकलिएगा और पढ़िएगा जरूर। जी, ओके मैम। सो जो गर्ल्स एस्पिरेंट बाहर नहीं आ सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, या XYZ कोई और प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं? हाँ, देखिए, अभी तो मैं इस स्टूडेंटों के माध्यम से भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की एक योजना आई है, अभ्युदय योजना, क्योंकि हाल फिलहाल में मैं अभ्युदय योजना में ही पढ़ा रही हूँ मेरठ मंडल में। तो वहाँ पर निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। और इसके अलावा भी सबसे अच्छा आजकल यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि सारी जितनी भी जो करंट में जो चल रहा है, घटनाक्रम चल रहा है, या जितना भी मटेरियल आपको चाहिए स्टडी से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपके पास अवेलेबल हो जाता है। या आपके पास में, आपके पड़ोस में कोई लोग ऐसे होंगे, क्योंकि अभी जब मैं गांव में गई थी, मैं केवल एक उदाहरण देके बता रही हूँ, मेरे पास के गांव की एक लड़की मुझसे मिलने के लिए आई थी, यूट्यूब के माध्यम से ही मुझसे मिलने के लिए आई थी। तब मुझे पता चला कि वो घर रहकर पढ़ाई कर रही है। और मुझे उससे मिलने के बाद मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, काफ़ी मोटिवेशन मिला, क्योंकि उसने मुझसे सारा पूछा कि दीदी कैसे NCERT को कवर करना है, कैसे अदर को कवर करना है। उसने मुझे बताया कि मैं यूट्यूब से इन चीज़ों से कवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगी, कोई भी गर्ल्स एस्पिरेंट या कोई भी XYZ कि जो बाहर नहीं आ सकते हैं पढ़ने के लिए, गांव से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें ये मत समझिए कि आप दिल्ली में जब पहुंच जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप घर में रहकर भी अंतिम रूप से सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके। सो मैम, अगर हम आपकी प्रिपरेशन की बात करें तो आपने कब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था? क्योंकि आपने पहले जॉब भी किया, फिर जॉब क्विट करने के बाद क्योंकि मैम अचानक से फिर अपनी भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आ जाना, क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो वो किस तरीके से मैनेज किया और फिर आपने कौन सा एग्ज़ाम कब देना स्टार्ट किया?
देखिए, मैं सबसे पहले जब आई थी यहाँ पे जनवरी 2014 में आई थी, और जनवरी 2014 में सबसे पहले मैं अखिल भारतीय प्रशासनिक परीक्षा के लिए आई थी, और मैंने स्टार्टिंग में पहले अपने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स ही दिए। हालांकि मुझे अंतिम रूप से उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, जिसके लिए मैं अभी भी प्रयासरत हूँ। फिर मैंने 2017 से यूपीपीसीएस के अपने अटेम्प्ट देने शुरू किए। यूपीपीसीएस 2017 में मेरा पहला मेंस था, फिर 18, फिर 19। तो ये बैक टू बैक मेरे लगातार थे, और ये तीसरा मेरा प्रयास था जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश पीसीएस में। हालांकि बीच में जैसे आरओ की परीक्षा थी, आरओ का भी मैंने मेंस दिया है, और इसके अलावा बीईओ वगैरह का भी मेंस दिया है। हालांकि जो मेरा अंतिम रूप से जो परिणाम जिसमें प्रतिफल हुआ वो यही है, उत्तर प्रदेश 2019। जी। सो मैम, आपने क्या टाइम टेबल फॉलो किया यहाँ रहकर अपनी प्रिपरेशन के लिए? एक्चुअली मेरी जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा रहे, क्योंकि इसी दौरान मेरे फादर मदर की तबीयत खराब हो गई थी, और मुझे बीच में अपने पिताजी को भी खोना पड़ा। तो मेरा मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल टाइप का रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं पढ़ाती भी थी, या तो किसी कोचिंग में, जैसे 1-2 कोचिंग में भी मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा मेरे रूम पे भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, या ऑनलाइन किसी ना किसी माध्यम से मैं पढ़ाती रही हूँ। तो मेरा हमेशा ये है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। हाँ, मतलब यहाँ पे मेरा टाइम टेबल लगा भी होगा मेरे उस पर, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसे फॉलो किया जाए। हालांकि आपको तो पता ही है स्टूडेंट लाइफ में कितने सारे टाइम टेबल बनते हैं, कितने डेली बिगड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती थी कि उसे फॉलो करूँ। मेरा प्रयास यही रहता था कि डेली अपने जीएस के जो सब्जेक्ट है उन्हें पढ़ा जाए, डेली का अपना न्यूज़पेपर, डेली की जितनी भी मतलब जो करंट इवेंट के जो घटनाक्रम है उन्हें कवर किया जाए, और ऑप्शनल को तैयार किया जाए। हालांकि मैं यहाँ फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो आंसर राइटिंग पर किया था, क्योंकि आजकल आंसर राइटिंग ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। तो मैं आंसर राइटिंग डेली करती थी। ओके, सो मैम, अगर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, अप्रोच कहें तो किस तरीके से आपने एनसीईआरटी है, XYZ जीएस वगैरह कंप्लीट? देखिए, जैसे पूरी की पूरी अगर परीक्षा की बात करें तो परीक्षा पूरी 3 चरणों की परीक्षा है, और तीनों चरणों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। जैसे सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में भी हमारे पास 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट का, एक जीएस सेकंड का, जनरल स्टडीज का। उसमें दोनों की ही अपने अपने, जैसे इसके लिए मैंने सबसे पहले 6 to 12 तक की एनसीईआरटी कवर कर ली थी अपनी। जब मैं आई थी तभी मैं कवर करके भी आई थी, और एक बार आने के बाद भी मैंने कवर की थी। फिर उसके बाद जो मेरी बेसिक किताबें हैं, जैसे विपिन चंद्रा हो गई हिस्ट्री के लिए, इसके अलावा एसके पांडे भी मैंने हिस्ट्री के लिए पढ़ी है, और उसके तीनों ही मॉड्यूल मैंने पढ़े हैं एसके पांडे के। और इसके अलावा RS शर्मा की किताब और जो सतीश चंद्र की किताब है, ये हिस्ट्री ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए केवल। और बाकी M लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी के लिए और ज्योग्राफी के लिए, एनसीईआरटी के लिए वर्णवाल, सारी किताबें पढ़ी। साथ ही साथ मतलब जो मैंने मेन फोकस किया वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर किया। मैंने जो घटना चक्र है, घटना चक्र को मैं डे बाय डे सोल्व करती थी, हालांकि टॉपिक वाइज सोल्व करती थी, ताकि मेरे जो प्रश्न गलत होने की संभावना है वो एग्जामिनेशन हॉल में कम हो जाए। इसके अलावा जो करंट है, चूंकि करंट का काफी मेन रोल रहता है, तो करंट को भी मैंने क्रॉनिकल और विजन के माध्यम से डे बाय डे उसे कवर करती थी। साथ ही जो जनरल स्टडीज सेकंड की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में, तो उसमें जैसे आपका एप्टीट्यूड का पूरा रहता है, जैसे उसमें मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, DI हो गया, और या कम्युनिकेशन हो गया। तो इन सब के मैंने अलग से नोट्स बना के, जो भी मेरा मटेरियल था उसके माध्यम से मैंने इसे कवर किया। बाकी तो जो आजकल जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है वो हो गई है मुख्य परीक्षा, क्योंकि मुख्य परीक्षा जब से पैटर्न चेंज हुआ है, अब तो यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर रहा है, आयोग भी। तो इसमें क्या है कि 4 पेपर हमारे जीएस के होते हैं, और 4 पेपर्स का सिलेबस पूरा लेंदी है, प्लस हमें उत्तर प्रदेश स्पेशल को भी पढ़ना पड़ता है। और साथ ही साथ हमारा ऑप्शनल का 2 पेपर होते हैं, जिसमें हिस्ट्री के जैसे 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, और साथ ही साथ एसए, हिंदी, इन सब को मैंने अलग अलग सिलेबस वाइज अलग से पढ़ा था। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो चूंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, तो इसलिए फर्स्ट पेपर में ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं इतिहास ऑप्शनल में आपको सारी किताबें बता भी दूंगी। हालांकि जैसे अगर आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो आर्ट एंड कल्चर के टाइप पे मैंने नितिन सिंघानिया प्लस मणिकांत सर के नोट्स को मैंने फॉलो किया था। बाकी ज्योग्राफी का तो एनसीईआरटी और वर्णवाल मैंने बता ही दिया है। और जो बात की जाए सामाजिक मुद्दों की, उसके लिए मैंने SS पांडे सर का मार्केट में एक बुकलेट है, वहाँ से मैंने उसे कवर किया था, और साथ ही साथ उसे अपडेट करती रही थी। सेकंड पेपर में M लक्ष्मीकांत की बुक के साथ अपने नोट्स प्लस राजेश मिश्रा सर के नोट्स, और वहीं से मैंने IR के लिए राजेश मिश्रा सर की किताब और अपने नोट्स बनाए थे, साथ ही साथ IR आशीर्वाद सर के नोट्स फॉलो किए थे। बाकी जो अगर बात की जाए जैसे उसमें गवर्नेंस का एक सेगमेंट रहता है, क्योंकि गवर्नेंस का क्या है कि हमें गवर्नेंस 2 जगह पढ़ना पड़ता है, एक तो सेकंड पेपर में पढ़ना पड़ता है, एक 4th पेपर में पढ़ना पड़ता है। तो मैंने 4th पेपर में ही गवर्नेंस को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लिया था, ताकि
ताकि मेरा सेकंड पेपर में भी वो कवर हो जाए। बाकी अगर एक और हमारे पास रहता है जैसे सामाजिक सुरक्षा, वो मैंने विजन की मैगजीन से कवर किया था। अब पूरी बात होती है थर्ड पेपर की, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा इकोनॉमिक्स, लेकिन फिर भी मैंने मिश्रा एंड पुरी सर की बुक और विजन से ही अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे। और अगर बात की जाए उसकी साइंस टेक की, तो उसके लिए अशोक सिंह की बुक और विजन से अपने नोट्स बनाए। डिजास्टर मैनेजमेंट, बाकी सारी छोटे छोटे बुकलेट जो आते हैं विजन के, उन सबसे अपने नोट्स बनाए थे। और फोर्थ पेपर तो मैंने अभय सर और लेक्सिकॉन की बुक से ही कवर किया था। ओके, सो मैम आपने इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया है? हाँ, ये अच्छा था। जैसे क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा पूरी पास भी हो जाए तो सबसे मेन चुनौतीपूर्ण रहता है इंटरव्यू, क्योंकि 10 दिन का मैक्सिमम समय मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि इंटरव्यू क्या है कि कभी इसकी एक दिन में तैयारी नहीं हो सकती, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। बस उस समय तो क्या होता है कि जितने भी करंट अफेयर्स के जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर हमें विशेष फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने अपनी एक डायरी बना ली थी, उस डायरी में जैसे मुझसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से, मेरी जॉब से, या अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, और या हिस्ट्री ऑप्शनल के मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सबको मैंने एक जगह नोट कर लिया था। और नोट कर करके और जनरली मैं कैमरे के सामने बैठ के उनकी प्रैक्टिस किया करती थी, और फिर डेली कैमरे को चेक करती थी कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी पर्सनली स्टूडेंट को कि इंटरव्यू के टाइम पर न्यूज़पेपर पे ज्यादा फोकस करिएगा, और अपने जो बायोडाटा है, बायोडाटा के ऊपर स्पेशली फोकस। सो मैम अगर हम बात करें, क्योंकि ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे यूपीपीसीएस हो गया, तो इसमें कहा जाता है कि सबको छोड़ के पढ़ना पड़ता है। तो मैम जो हमारी हॉबीज़ होती हैं, तो क्या हम स्टडी के साथ अपनी हॉबीज़ को भी फुलफिल कर सकते हैं क्या? हाँ, देखिए क्या है कि चूंकि पढ़ना काफ़ी घंटे पड़ता है, तो कई बार हॉबीज़ हमारी पीछे छूट जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरी हॉबी वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट है, लेकिन मैं केवल वर्ल्ड कप के टाइम पर ही क्रिकेट देख पाती हूँ, और खेले हुए तो न जाने कितने दिन हो चुके हैं। कभी घर जाते हैं तो होली दीपावली पे भाइयों के साथ भले ही प्रोग्राम कोई बन जाए, नहीं तो हाँ कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक तरीके से सन्यासी के जीवन की तरह होता है। जब हम एक तरीके से सबसे, समाज से, सब लोगों से कट जाते हैं, तभी कहीं ना कहीं जाके अंतिम रूप से सफलता मिलती है। ओके, सो मैम अब आप एसडीएम बन गए हो, तो मैम क्या डेवलपमेंट के काम करना चाहोगे अब आप? क्योंकि आपके अंदर एक तहसील होता है पूरा का पूरा, तो उसमें काफ़ी काम करने होते हैं, तो आपने कुछ सोच रखा होगा, जैसे कि जब बचपन में रहते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा या डीएम बनूंगा, एसडीएम बनूंगा, तो ये करूंगा, तो उसी तरीके का जोश अभी भी ये करने का, या फिर चेंजेस आ गए उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चेंजेस नहीं आए हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, जो भी ड्यूटीज़ मिलेंगी, मैं उन सभी का निर्वहन ईमानदारी के साथ करना चाहूँगी। मैं हमेशा बचपन से एक ही लाइन को मानती रही हूँ, फॉलो करती रही हूँ, और मेरी वही लाइन रहेगी मेरी जॉब में भी, कि जहाँ मैं जाऊँ लोग मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं, और जहाँ मैं जाऊँ लोगों की आंखों में आंसू हो जहाँ से जाऊँ। और मेरा जो मेन फोकस रहेगा, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनके इम्प्लीमेंटेशन पर रहेगा। महिला, बच्चे, जितने भी वंचित तबके हैं, या इसके अलावा जो भी मुझे दायित्व दिए जाएंगे, उन सब का निर्वहन करना। ओके, सो लास्ट में मैम मैंने कुछ क्वेश्चन ना कर पाए हो, या फिर आपका कोई मैसेज हो जो आप शेयर करना चाहते हो नए एस्पिरेंट के लिए, या XYZ जो भी है? नहीं, लगभग आपने सभी क्वेश्चन पूछ लिए हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हार मत मानिएगा। कई बार क्या होता है कि जब हमें एक बार सफलता नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं, लेकिन ये सफलता एक दिन की नहीं होती है, लेकिन सफलता मिलती ज़रूर है। और इस सफलता की यात्रा में मतलब हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे सहयोगी होते हैं जो हमारा साथ देते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ रहिएगा, सकारात्मक लोगों के साथ रहिएगा, जो इस जर्नी में आपके सहयोग को, आपकी यात्रा को मतलब और ज़्यादा सरल बना दे, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने मुकाम को प्राप्त कर सकें। बस इसी के साथ मैं आप सभी के अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और थैंक यू। ओके, मेरा न्यूज़पेपर और मेरा करंट अफेयर्स का रिलेटेड नोट्स है, तो इसमें मैं क्या करती थी, सारे सेगमेंट को अलग अलग डिवाइड कर लेती थी। जैसे महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड चाहे किसी भी रिपोर्ट का कोई डाटा हो, तो उस सारे डाटा को ऐसे यहाँ पे नोट करती हुई चलती थी। जैसे ये देखिए, आपका सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय का जो डाटा आया था, वो मैंने यही नोट कर लिया, ताकि जब भी मेरी आंसर राइटिंग में या मुझे एस्से में कहीं से यूज करना हो तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ। बाकी जितने भी एग्जाम्पल है, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड चाहे जो भी फैक्ट है वो उत्तर प्रदेश का हो, इसके अलावा कुछ पेज हमेशा खाली रखती थी, ताकि जितना भी अपडेशन होगा उस सबको ऐड करती रहूँ। आपदा से रिलेटेड जितना डाटा है वो सब एक जगह ऐड करती हुई चली अपना, और इसके बाद भी हर जगह जल संकट का जो भी डाटा है, ताकि जब मुझे आवश्यकता हो तो मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। अब ऊर्जा से रिलेटेड चाहे ये न्यूज़पेपर में आया हो या करंट अफेयर्स की मैगजीन में आया हो, ये सारा देखिए एक ही जगह ऐड है मेरा पूरा का पूरा डाटा। इसके अलावा कौशल विकास का, गरीबी और भूख का, चाहे जो भी सूचकांक आया है वो सब मैं एक साथ नोट करते हुए चली हूँ। और उसके बाद हमेशा एक पेपर
पेपर बीच में छोड़ देना, एक जगह छोड़ देना, ताकि कभी आगे कोई अपडेशन होता है तो उस अपडेशन को अपना ऐड करते चलिए। जैसे सामाजिक असमानता हो गया, क्योंकि इसमें कई सारी रिपोर्ट्स है जिनका हम बार बार सारे पेपर्स में, चारों पेपर में जीएस के यूज कर सकते हैं। ये देखें, वृद्ध महिला बच्चे, इसके अलावा जितनी भी स्कीम्स है, मानसिक रोगी का हो गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बड़ा चर्चा में रहा था और यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बना था ये, 18 में भी और 19 में भी, चाहे घरेलू हिंसा हो, महिला हो, सारा डाटा एक ही जगह ऐड है। इसके अलावा इसी कॉपी मैंने एक सेगमेंट और बनाया था, पीछे वाला सेगमेंट। उस सेगमेंट में मैंने क्या काम किया था कि गवर्नमेंट की जितनी मेन योजनाएं हैं उन योजनाओं को नोट करते हुए चली थी। उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए आकांक्षी जिला योजना, ठीक है। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बाकी सभी योजनाएं इसी तरीके से है। ये मेरा पूरा का पूरा मतलब जो रजिस्टर है ये मेरा उसका है, मतलब करंट की जो विजन की और क्रॉनिकल जो मैं मैगजीन पढ़ती थी और मेरा न्यूज़पेपर से रिलेटेड। बाकी मैंने जो अपनी हर बार मैंने सभी को बताया, मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो किया है वो आंसर राइटिंग के ऊपर किया है। आप खुद ही देख लीजिए, पूरे लॉकडाउन मैंने तो केवल आंसर राइटिंग ही की है। और इसमें मैंने क्या था कि हर सेगमेंट की अलग अलग कॉपी बना ली थी। ये चेक है, ये क्या था ना कि कॉपी जैसे मतलब चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन के दौरान सारी कॉपियां ऑनलाइन चेक होके आती थी, जो भी टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन की थी, तो जो भी मुझे कमेंट मिलता था, जो मार्क्स मिलते थे, वो सारे मैं अपने इसके साथ ऐड करते हुए चलती थी, ताकि मुझे पता रहे कि मतलब मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ। तो ये आप देख लीजिए, पूरा मतलब पूरी कॉपी चेक है और जो भी मुझे कमेंट मिले वो सारे कमेंट इसमें मैंने ऐड किए हैं। बाकी इसमें जो भी मुझे इम्प्रूवमेंट करना था अपनी तरफ से वो भी सारी कॉपी। हाँ, और ऐसे ही ये भी पूरी कॉपी, इसमें ये पूरी कॉपी आपदा प्रबंधन की और इंटरनल सिक्योरिटी की है। और साथ ही साथ इसमें मतलब आईआर, जैसे आईआर में मैं थोड़ी देर पहले मैप की बात कर रही थी, तो मैप मैंने अपने हर क्वेश्चन में मैप को पुट किया था जहाँ भी इसकी आवश्यकता थी, ज्योग्राफी के ये सारे। ओके मैम, ठीक है। और एक जो चूँकि इस समय मेन ही मेरे सामने है, ये भी एक कॉपी पूरी आंसर राइटिंग की है, जिसमें मैंने आंसर राइटिंग ही की है पूरे टाइम। और इसमें सारे जो आपको बीच बीच में चेक दिख रहे होंगे, कुछ तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो मुझे कमेंट मिले वो कमेंट है, या कुछ दिन बाद मैं अपने क्वेश्चन को खुद ही चेक करती थी। ये क्वेश्चन वो है जो मैंने खुद से प्रैक्टिस किए थे लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन। जी ठीक है। बाकी ये तो मेरा, चूंकि ऑप्शनल का सारा सिलेबस दिखाना तो संभव नहीं है, मॉडर्न इंडिया की मेरी कॉपी है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के मैंने अपने सारे नोट्स बनाए थे, ठीक है। और इसके अलावा आंसर राइटिंग भी सभी की अलग अलग कॉपियों में डिवाइड करके की थी। ये तो कुछ भी अलग ऐड करना होता था, या बुक पढ़ते हुए कुछ अलग से मिल जाए, सारे क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा जो भी प्रिंटेड मटेरियल था उसे भी इसी के साथ अटैच करके उसी में भी, चूँकि मुझे लाइन करके पढ़ने की थोड़ी आदत ज़्यादा है, तो ये उसका है। बाकी जिस मैगजीन की मैं हमेशा बात करती हूँ कि मैं मतलब मैंने विजन को पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इसलिए मैंने अभी कॉपी जो दिखाई थी वो मैं नोट्स इसी से बनाती थी अपनी मैगजीन से ही। ओके मैम, ठीक है। ये सारी, और बाकी तो ये मेरी बेसिक किताबें हैं, ये मेरी सबसे फेवरेट किताब है भाई, और इसे मुझे भी नहीं पता कि कितनी बार मैं पढ़ चुकी हूँ, इसकी हालत ऐसी हो चुकी है फिलहाल। बहुत ज़्यादा। हाँ, और ये मैम आपने जो अलग अलग कलर से लाइनिंग कर रखा है, तो इसका क्या है, मतलब फर्स्ट रीडिंग या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहली बार मैंने पेंसिल से इसमें रीड किया था, क्योंकि मुझे निस्तान लगा कि जब तक मैं ना पढूं तब तक मुझे नहीं लगता कि वो किताब मेरी है। और ये अलग अलग जितनी बार पढ़ती गई उतनी बार इसके ऊपर राइट ये सब लगते चले गए। अब ये देख लीजिए, इस पूरी किताब की हालत ये है कि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं इसे कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। बहुत बार पढ़ा मैम आपने, सच में। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगता था उसे ऊपर लिख भी लेती थी। ओके मैम। और ऐसे ही जितनी भी मेजर किताबें हैं उनकी सबकी मैक्सिमम की यही हालत मिलेगी। जैसे ज्योग्राफी की भी देख लीजिए, इसमें तो पेंसिल से ही है। राइट। और ये मेरी एक और फेवरेट किताब है, एम लक्ष्मीकांत। इसमें भी आप जितना चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, सारे फैक्ट्स को अंडरलाइन करके ऐसे ही इसी से नोट्स बना के हर एक चीज़ को
सीक्वेंस से पढ़ा, मतलब किताब जरूर पढ़िएगा। कुल मिला के ये है कि बिना किताबों के संभव नहीं है। और ये एक मेरी डायरी है, इसका मैं पर्सनली इसलिए जिक्र करना चाहूँगी, ये इंटरव्यू की है, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती। इसे तैयारी को करने में काफ़ी समय लग जाता है, तो हमें सारी चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने अपने बारे में जो भी कुछ है सारा यहाँ पे नोट कर लिया था कि मेरा ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ। तो अब मुझे क्या था कि केवल इस पे और इस पे केवल काम करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरा एनएसएस था, तो एनएसएस में मुझे किस तरीके के क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेरे कैंप की थीम क्या थी, मेरा एमबीए था, तो एमबीए में मुझसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्यों मैंने जॉब छोड़ी एमबीए करने के बाद, मैं एसडीएम क्यों बनना चाहती हूँ, ठीक है। सब तरह के मैंने हर तरीके से अपने प्रश्न तैयार किए हुए थे, साथ ही अपनी कमियाँ, व्यक्तित्व, ठीक है। ये पूरी मेरी डायरी है। ओके मैम, थैंक यू। तो मैम ने डिटेल में शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, सो मुझे लगता है कि ये अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि मैम ने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की है और मैम के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो उन सब का भी एक्सपीरियंस मैम ने आपके साथ शेयर किया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।